कहानी की शुरुआत में हम एक कैमरामैन को देखते हैं जो स्टूडियो में दो मॉडल्स की फोटो बना रहा था। जब उन मॉडल्स लड़कियों का काम खत्म हो जाता है तो उनमें से एक तो अपने घर चली जाती है और जब दूसरी लड़की वहां से जाने लगती है तो कैमरामैन उसे किडनैप कर लेता है और उस लड़की को बेहोश कर दिया था। जब उसको होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कैमरामैन से बार बार यही कह रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मगर वो उस लड़की की एक भी बातें नहीं सुनता। फिर वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें किसी की राख थी। वो उसको लड़की के पास रखकर उसका गला काट देता है और जब वो ऐसा कर रहा था तो उसका खून उसी राख में गिरता है। अगली सुबह अब कैमरामैन की सेक्रेटरी आती है तो उसे उस लड़की की लाश नजर आती है जिसको कैमरामैन ने मार दिया था। मगर जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उधर अपने बॉस की लाश को भी देखती है। तभी वो पुलिस को बुलाती है। छानबीन करने के बाद पता चलता है कि जरूर उस लड़की को तो कैमरामैन ने ही मारा है, पर ये सब राजी था कि उस कैमरामैन को किसने मारा। जब वो उस कैमरामैन की गर्दन को देखते हैं तो उस पर किसी के काटने के निशान थे। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका मांस किसी ने खा लिया हो। इसके बाद हम कहानी में दो न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो काबिल तो बहुत थी पर उनका कोई भी यकीन नहीं करता। वो जब दोनों अपने ऑफिस में जाती हैं तो उनका बॉस उनसे कहता है कि इस केस के बारे में पता करें कि आखिर उस कैमरामैन की मौत कैसे हुई, उसे इतनी बेदर्दी से किसने मारा। अब वो दोनों लैब की एक लड़की से मिलती हैं। वो उसको होटल में खाना खिलाती है और वो इस केस के बारे में पूछती है। वो लड़की दोनों रिपोर्टर को बताती है कि उस कैमरामैन ने उस लड़की को मारा है। हमें उसके घर से कुछ मोमबत्तियां मिली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई रिचुअल या जादू हुआ हो और कैमरामैन की गर्दन पर किसी के दांत के निशान थे कि जैसे कि किसी ने उसके गले को चबाकर खा लिया हो। ये दोनों जब ये सुनती हैं तो काफी परेशान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि ऐसा आदमखोर कौन हो सकता है जो इंसान को ऐसे खौफनाक तरीके से खा रहा हो। इसके बाद हमें सेंड्रा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो योगा करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगती है तो कुछ लोग आकर उसकी गाड़ी को चुरा कर ले जाने वाले थे, पर तभी जब वो गाड़ी को चुरा कर भाग रहे थे तो पहले ही सेंड्रा की गाड़ी में कोई और मौजूद था जो उनको काफी बुरी तरह से मारता है और फिर जान से मार देता है। सेंड्रा ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जब वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं तो वो आदमी जो इसकी गाड़ी के पीछे खड़ा था वो वहाँ से चला जाता है। सेंड्रा अब इसी सोच में थी कि इतना ताकतवर इंसान कौन हो सकता है जिसने इतने सारे लोगों को अकेले मार दिया। अगली सुबह वो दोनों रिपोर्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हैं जहाँ पर वो पुलिस से सवाल करती हैं कि आखिर ये कत्ल कौन कर रहा है। पुलिस कहती है कि वो लोग फिक्र ना करें, हम बहुत ही जल्द कातिल को ढूंढ लेंगे। रिपोर्टर ऑफिसर से पूछती है क्या ये कत्ल एक ही इंसान कर रहा है, जिस पर ऑफिसर जवाब देता है कि पहले जो कत्ल हुए गाड़ी के पास वो एक ही इंसान ने किए हैं। वो पूछती है कि कैमरामैन के गर्दन पर ऐसे निशान क्यों थे, जैसे किसी ने उसका खून पिया हो। ये सवाल सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। ये बात सुनकर वहाँ जो आई मेयर थी वो बहुत गुस्सा होती है और वो रिपोर्टर लड़की से कहती है कि आइंदा तुम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आओगी, तुम्हारी जगह कोई और रिपोर्टर आएगा जो हमसे अच्छे से सवाल पूछेगा। और ये बात इनके बॉस को भी बता देती है, जिस पर इनका बॉस इन्हें बहुत ज्यादा डांटता है। इनके बॉस को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था। वो पूछता है कि आके तुम्हें ये खबर देता कौन है। वो कहती है हमारे खास लोग हैं जो पुलिस में शामिल हैं। जब ये दोनों अपने घर पर थी तो ये सोचती है कि क्यों ना हम अपने अकाउंट पर कुछ पोस्ट करें इन सब कत्लों के बारे में, क्या पता हमें कुछ पता चल जाए। तभी इन्हें लैब में काम करने वाली लड़की का फोन आता है। वो उन्हें बताती है कि जिन भी लोगों का हमने डीएनए का टेस्ट किया है वो एक ही इंसान है जो सबको मार रहा है। पर जब उस मॉडल लड़की की मौत हुई तो वो कैमरामैन ने की थी। अब ये दोनों इन सब बातों का पता करने कैमरामैन के ऑफिस में चली जाती हैं जहाँ पर सबसे पहले कत्ल हुआ था। जब ये वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर इनको एक बॉक्स मिलता है। ये वही था जो हमने कैमरामैन के स्टार्टिंग में हाथ में देखा था, पर अब उस बॉक्स में वो राख नहीं थी। छानबीन करने पर इन्हें जादू का सामान भी मिलता है जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जरूर किसी ने कोई जादू किया होगा। वो दोनों सब चीजें लेकर सोचती हैं कि जरूर वो कैमरामैन किसी गर्ल का आदमी होगा जिसने यहाँ पर जादू करके किसी को जिंदा किया, और वो वही इंसान है जो जिंदा होकर अब सबको एक एक करके मार रहा है। अब जब सब इन दोनों को पता चल गया था, लेकिन ये सोचती हैं कि बिना सबूत के कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए ये दोनों फैसला करती हैं कि पहले ये सबूतों को इकट्ठा करेंगी। उधर सेंड्रा जो कि उस हादसे के बाद हॉस्पिटल में थी, उसका भाई भी वहाँ पर आता है। सेंड्रा का भाई पुलिस ऑफिसर से पूछता है क्या यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं। ऑफिसर कहता है फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बहन यहाँ पर महफूज है। जब वो अपनी बहन से मिलता है तो सेंड्रा उससे बताती है कि उस रात मैंने एक आदमी को देखा था जो बहुत खतरनाक था और मुझे लगता है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। सेंड्रा ये बातें कर ही रही थी तभी वो आदमी यहाँ पर आ जाता है जो सेंड्रा को मारने के लिए आया था। उधर सेंड्रा का भाई उसे क्रॉस लॉकेट देता है और कहता है इसे पहन लो और गॉड पर यकीन रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर वो अब अंदर आ चुका था जो गार्ड को मार रहा था। ये देखकर पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चलाती है। इस गोली की आवाज सुनकर और भी पुलिस वाले वहाँ पर आ गए थे, लेकिन वो आदमी उस ऑफिसर को मारकर उसका खून पीने लगता है।
इसके बाद वो सेंड्रा के पास जाता है उसे मारने के लिए। तभी उसके गले में क्रॉस वाला लॉकेट देखता है तो वो डर जाता है और भागने लगता है। ऑफिसर भी वहाँ पर आ गया था जो सेंड्रा को बचाकर उसे घर भेज देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो एक ड्रैगुला था जो सिर्फ रात को बाहर निकलता था। और ये यहाँ पर आया कैसे, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने काम से वापस घर जा रही थी और जब वो गाड़ी में बैठती है तो ड्रैगुला पीछे से आकर उसके गले को पकड़ लेता है और उसे मारकर उसका खून पीने लगता है। अगली सुबह दोनों रिपोर्टर्स को उनका बॉस कहता है कि मैंने आज नया शो शुरू किया है जिसमें लोग हमें अपनी राय देंगे कि कातिल कौन है। और उनको इस केस पर बहुत सारे मैसेज भी आने शुरू हो जाते हैं जिनमें लोगों ने उन्हें अपने अपने विचार बताए थे कि ऐसा क्यों था और इसके पीछे राज क्या था। अब दोनों रिपोर्टर लड़कियां कुछ लोगों के नामों को चुन लेती हैं और उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। उधर सेंड्रा का भाई भी उसे अपने घर ले आया था। वो बताता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। तभी सेंड्रा रिपोर्टर की वीडियो देखती है जिसमें वो कह रही थी कि इस केस के बारे में कोई भी अगर कुछ भी जानता है तो हमें जरूर बताएं। सेंड्रा अपने भाई से कहती है मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। उधर ऑफिस में दोनों रिपोर्टर लड़की से एक लेडी बात करती है। वो कहती है कि मैंने आपकी खबर को पढ़ा जिसमें आपने कैमरामैन का जिक्र किया था। उसी आदमी से 1 साल पहले मेरी बात हुई थी क्योंकि मैंने उस वक्त ड्रैगुला के ऊपर एक किताब लिखी थी। उस किताब में एक आदमी का जिक्र था जो बहुत खतरनाक था। वो उस आदमी को जिंदा करना चाहता था और वो मेरी इन सारे मामलों में मदद भी चाहता था, मगर मैंने इस बारे में नहीं बताया। अगर मैं ऐसा करती तो एक खतरनाक ड्रैकुला हमारी दुनिया में आ जाता। तभी एक और लड़की इनकी वीडियो में शामिल हो जाती है जो कहती है हाँ मैं भी जानती हूँ उस इंसान के बारे में जो ड्रैकुला बनकर लोगों को मारता है। कुछ साल पहले मेरा भी सामना हुआ था। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार दिया, लेकिन मैंने उसे मारकर उसकी लाश को धूप में ले आई जिससे वो राख बन गया और मैंने उसकी राख को एक बॉक्स में बंद कर दिया। पर कुछ ही दिनों बाद वो बॉक्स चोरी हो गया। ये सारी कहानी सुनने के बाद दोनों समझ गई थी कि ड्रैकुला ही है जो अब दोबारा लोगों को मार रहा है और वापस आ चुका है। जब ये दोनों घर जा रही थी तभी इन्हें सेंड्रा की कॉल आती है जो इनको सब बताती है जो सब उसने अपनी आंखों से देखा था। सेंड्रा की बातें सुनकर तो दोनों को पक्का यकीन हो गया था कि ड्रैकुला ही है। जिधर सेंड्रा रुकी हुई थी उधर वो ड्रैकुला आ गया था। वो वहाँ पर आकर सेंड्रा के दोस्तों को मार रहा था। सेंड्रा वीडियो कॉल के जरिए उन दोनों रिपोर्टर लड़कियों को दिखाती है कि वहाँ पर सब क्या हो रहा है। वो दोनों जब ये देखती हैं कि ड्रैकुला कैसे इंसान को मार रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी सेंड्रा का भाई आता है जो उसको वहाँ से ले जाने आया था, लेकिन वो ड्रैकुला वहाँ पर भी आकर सेंड्रा के भाई को मार देता है, फिर सेंड्रा को भी। उसने इनको भी वीडियो कॉल पर देख लिया था। जब ये उसकी शक्ल देखती हैं तो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो जाकर सारी बात पुलिस ऑफिसर को बताती है। तुमने क्या मशहूर होने के लिए ये कहानी बनाई है? अगर ऐसा है तो प्लीज तुम ऐसा मत करो, बहुत फिजूल कहानी है तुम्हारी। लेकिन वो जान चुकी थी कि बिना सबूत के कोई भी इन पर यकीन नहीं करेगा। वो सोचती है कि दिन के वक्त ड्रैकुला रहता कहाँ होगा। वो उसके लिए हथियार भी बनाती हैं ताकि ये उसका सामना कर सके। एक दिन इन्हें एक आदमी का फोन आता है जो इनकी मदद करना चाहता था। वो इन दोनों को अपनी ऑफिस में बुलाता है। ये पूछती है कि आखिर उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो आदमी बताता है कि हमारी डीलर कंपनी है, हम घर बनाकर बेचते हैं। वो बताता है कि मेरे पास एक दिन एक आदमी आया था जिसने मुझसे कहा मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो बिल्कुल वीरान और बहुत सुनसान जगह पर हो। मैंने उसे वो घर दे दिया। वो दोनों सुनकर कहती हैं आखिर ये सब बातें आप हमें क्यों बता रहे हैं। तो वो आदमी कहता है हो सकता है जिस ड्रैकुला की तलाश तुम कर रही हो वो वहीं पर हो। वो दोनों को वहाँ की चाबी भी दे देता है। अब ये दोनों वहाँ पर जाने का फैसला करती हैं। जब ये दोनों वहाँ पर जाती हैं तो वो बिल्डिंग वाकई में सुनसान थी और वो वहाँ पर सबूत को इकट्ठा करने लगती हैं, पर उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वहाँ से ये दोनों वापस जा रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ती है जो 2 हफ्ते पहले का था। उसे देखकर वो सोचती है कि अगर यहाँ पर कोई नहीं रहता तो ये अखबार यहाँ पर कैसे आया होगा। तभी वो लड़की एक लाश को देखती है। उधर वो ड्रैकुला भी था जो इसका पैर पकड़ लेता है और इन पर हमला कर देता है। ये दोनों जब यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं तो ड्रैकुला ने इन्हें पकड़ लिया था और इन्हें बहुत मारता है। उनका खून भी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों भी हार नहीं मानती और उस पर हमला करती हैं। ड्रैकुला एक रिपोर्टर को तो बहुत मारता है और उसे बेहोश भी कर देता है और दूसरी रिपोर्टर का खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, पर वो भागकर सूरज की रोशनी में आ गई थी। इसके बाद ड्रैकुला दोबारा से उसकी तरफ जाता है जो बेहोश थी, पर अब उस लड़की को भी होश आ गया था और वो एक लकड़ी उठाकर ड्रैकुला को मार देती है जिससे वो बेहोश हो गया था। ये दोनों उसे खींचकर सूरज की रोशनी में ले आई थी जिससे वो दोबारा राख में बदल गया था। इसके बाद हम कुछ दिन बाद की कहानी को देखते हैं। दोनों रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा जख्मी थी। कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि इन्होंने एक ड्रैकुला को मार दिया। इसलिए ये दोनों फैसला करती हैं कि ये दोनों प्रेस को छोड़ देंगी और शादी करके कहीं दूर रहने लगती हैं। कहानी के अंत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो एक लेडी को ड्रैकुला की राख एक जार में दे रही थी। हम देखते हैं कि उसके नाखून बहुत बड़े थे जैसे कि वो भी ड्रैकुला हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।